प्रिया विदेश में थी जब उसे अचानक अपने पिता श्रीकांत जी के निधन की खबर मिली। श्रीकांत जी ने एक छोटे से शहर में अपनी मेहनत से एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस और एक आवासीय संपत्ति बनाई थी। उनके जाने के बाद प्रिया तुरंत भारत लौटी। जब वह शमशान घाट पहुंची तो उसके दोनों बड़े भाई अजय और विजय अंतिम संस्कार की तैयारी में थे। प्रिया अपने पिता के शव को देखकर टूट गई। वह रोती हुई अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें आखिरी बार महसूस करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़र उनके दाहिने हाथ की उंगलियों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके हाथ पर गहरी चिपचिपी काली स्याही के निशान थे, जैसे किसी ने जबरन अंगूठे का निशान लिया हो। स्याही अभी भी ताज़ी लग रही थी। रुक जाओ, कोई पिताजी को हाथ नहीं लगाएगा। प्रिया जोर से चीखी। उसने अपने भाइयों के हाथ से मशाल छीनकर दूर फेंक दी। अजय और विजय घबरा गए। उन्होंने तुरंत प्रिया को शांत करने की कोशिश की। प्रिया, क्या कर रही हो? सदमे में हो तुम? पिताजी की आत्मा की शांति के लिए यह करना जरूरी है। अजय ने कहा, नहीं, जब तक मैं नहीं कहती कोई चिता को आग नहीं लगाएगा। प्रिया ने सख्ती से कहा और तुरंत अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल कर दिया। प्रिया को अपने पिता के साथ बिताए दिन याद आए। श्रीकांत जी ने शून्य से सब कुछ शुरू किया था। एक समय था जब वह ट्यूशन पढ़ाते थे और उनकी माँ मीरा देवी घर पर कपड़ों पर कढ़ाई का काम करती थी। उन्होंने पाई पाई जोड़कर एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी। रात दिन की मेहनत से उनका काम चल पड़ा और कुछ ही सालों में वह शहर के बीचों बीच एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बन गए। यह प्रेस और उनके नाम पर एक छोटा सा घर उनकी जीवन भर की कमाई थी। तीनों बच्चों को उन्होंने खूब पढ़ाया। अजय और विजय की पढ़ाई पूरी होने के बाद श्रीकांत जी चाहते थे कि वे प्रेस का काम संभालें, लेकिन दोनों को उस काम में कोई रुचि नहीं थी। वे शहर के चकाचौंध और आसान पैसे के पीछे भागने लगे। प्रिया सबसे छोटी पढ़ने में होशियार थी और पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए विदेश चली गई। श्रीकांत जी ने अपनी लाडली को भेजने के लिए बड़ी मुश्किल से लोन लिया था। प्रिया के विदेश जाने के कुछ महीने बाद ही अजय और विजय ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर पिता से अलग रहने की जिद की। वे अक्सर महंगे शौक और दिखावे पर पैसे उड़ाते थे। जब श्रीकांत जी ने उन्हें समझाया कि कर्ज है और उन्हें संयम से काम लेना चाहिए, तो बेटों ने नाराज होकर प्रेस के कागजात अपने नाम करवाने की जिद शुरू कर दी। पिताजी, आप तो बूढ़े हो गए हैं, प्रेस और घर हमारे नाम कर दीजिए, हम बेहतर संभाल लेंगे। विजय ने एक दिन कहा था, बेटा, यह सब मेरे नाम है ताकि तुम तीनों में समान रूप से बटे। मैंने वसीयत में सब लिख दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह मेरे नाम रहेगा। श्रीकांत जी ने साफ मना कर दिया। श्रीकांत जी जानते थे कि बेटों की आदतें बिगड़ रही हैं। वह अपनी प्रेस और घर को उनकी बर्बादी से बचाना चाहते थे। इस बात पर घर में कलह बढ़ गया। शमशान घाट पर पुलिस आई। स्याही के निशान और प्रिया के बयानों को देखते हुए पुलिस ने अंतिम संस्कार रोक दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
अजय और विजय से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि स्याही का निशान शायद प्रेस के काम के दौरान लगा होगा। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। श्रीकांत जी की मृत्यु दम घुटने से हुई थी और उनके शरीर पर जबरन हाथापाई के निशान थे। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। प्रिया अब घर पर ही रहने लगी और सबूत जुटाने में लग गई। एक दिन उसने देखा कि उसके पुराने प्रेस के वर्कर और घर के नौकर केशव की आर्थिक स्थिति अचानक सुधर गई है। वह अब महंगे कपड़े पहन रहा था और शानदार जीवन जी रहा था। प्रिया ने शक होने पर केशव पर नज़र रखी और पुलिस को बताया। पुलिस ने केशव को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। केशव टूट गया और उसने सब सच उगल दिया। मैडम, मैंने देखा था जिस रात साहब की मौत हुई, अजय और विजय बाबू और उनकी पत्नियां सब एक साथ थे। वे कागज़ों पर ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा रहे थे, लेकिन साहब मना कर रहे थे। फिर उन्होंने साहब का गला दबा दिया। फिर उन्होंने मुझे देखा तो मुझे 5 लाख दिए और कसम दिलाई कि मैं चुप रहूँगा। केशव ने रोते हुए बताया। यह सुनकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने अपने भाइयों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का प्रण लिया। केशव के बयान और स्याही लगे हुए कागजात पर ज़बरदस्ती लिए गए अंगूठे के निशान सभी अजय और विजय के खिलाफ ठोस सबूत बन गए। कुछ ही दिनों में प्रिया के दोनों भाई और उनकी पत्नियां गिरफ्तार हो गए। उन्हें उनके लालच और जघन्य अपराध के लिए जेल भेज दिया गया। प्रिया ने अपने पिता की अनमोल विरासत यानी प्रिंटिंग प्रेस और घर को संभाला। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और वापस आकर ईमानदारी से पिता के काम को आगे बढ़ाया। उसने अपने भाई भाभीियों के बच्चों को भी बोर्डिंग स्कूल से वापस लाकर अपने पास रखा। उन्हें सही परवरिश और मानवीय मूल्य दिए ताकि वे लालच और स्वार्थ के रास्ते पर ना चले। प्रिया ने अपने पिता के लिए न्याय सुनिश्चित किया था, लेकिन यह उसके जीवन का अंत नहीं था बल्कि एक नई और कठिन शुरुआत थी। प्रिया ने अपने भाई भाभीियों के बच्चों और भतीजों और एक भतीजी को बोर्डिंग स्कूल से वापस लाकर घर में रखा। ये बच्चे अभी छोटे थे और अपने माता पिता के अपराध से पूरी तरह अनजान। प्रिया जानती थी कि उन्हें उनके परिवार के लालच की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उनके लिए यह घर अब खुशहाल नहीं बल्कि सूना और भयभीत था। प्रिया ने खुद को उनकी माँ की जगह पर पाया। वह अब एक अकेली महिला थी जो अपनी पढ़ाई और पत्रकारिता के कैरियर के साथ साथ एक पूरे परिवार की अभिभावक बन गई थी। बड़ा भतीजा रोहन 14 वर्ष, थोड़ा विद्रोही और चुप रहने वाला। उसे लगता था कि चाची ने ही उनके माता पिता को दूर किया है। छोटा भतीजा अर्जुन 9 वर्ष, बहुत मासूम, अक्सर अपनी माँ को याद करके रोता रहता था। भतीजी अंजलि 6 वर्ष, घर में सबसे छोटी और भोली। प्रिया ने सबसे पहले घर का माहौल बदलने की कोशिश की। उसने रसोई में नए व्यंजन बनाए, पुराने एल्बमों को खोला और बच्चों को उनके दादा दादी श्रीकांत जी और मीरा देवी की कहानियाँ सुनाई। उन्हें यह महसूस कराने की कोशिश की कि वे अकेले नहीं हैं। प्रिया ने विदेश में अपनी पत्रकारिता की डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उसने फिलहाल नौकरी करने के बजाय अपने पिता की प्रिंटिंग प्रेस
यानी श्री मुद्रालय को संभालने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी चुनौती प्रेस पर जमे पुराने कर्ज और कर्मचारियों का अविश्वास था। पुराने वफादार कर्मचारी जैसे कि केशव, जो अब सच्चाई बताकर प्रायश्चित कर चुका था, वापस काम पर आए। प्रिया ने आधुनिक तकनीक जैसे डिजिटल प्रिंटिंग और ऑनलाइन ऑर्डरिंग को प्रेस में शामिल किया। उसने ग्राहकों के साथ ईमानदारी और समयबद्धता के पुराने सिद्धांतों को सख्ती से लागू किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद श्री मुद्रालय ने शहर में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा ली। यह अब सिर्फ एक प्रेस नहीं थी, बल्कि श्रीकांत जी की ईमानदारी की निशानी थी। एक दिन रोहन ने गुस्से में प्रिया से पूछा, चाची, पिताजी कब वापस आएंगे? मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा जेल में हैं। प्रिया को लगा कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है, लेकिन संयम से उसने रोहन को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने दादा जी को बहुत दुख पहुंचाया और इसी गलती की वजह से वे अभी दूर हैं। प्रिया ने उन्हें लालच और अधिकार की लड़ाई के बारे में बताया, लेकिन हत्या के जघन्य विवरणों को छिपा लिया। उसने उन्हें समझाया कि दादाजी ने उन्हें सिखाया था कि लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वे जहाँ भी हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा और उन्हें यह अफसोस होगा कि वे तुम्हें छोड़कर चले गए। बेटा, तुम ही उनके पश्चाताप का रास्ता बन सकते हो। तुम यहाँ रहकर ईमानदारी से पढ़कर उनकी गलती को सुधार सकते हो। प्रिया ने रोहन को समझाया। रोहन की आंखों में आंसू थे, पर उसके दिल में अब विद्रोह नहीं बल्कि समझदारी थी। उसने तय किया कि वह अपने दादाजी के नाम को बर्बाद नहीं होने देगा। कई साल बीत गए। प्रिया ने कभी शादी नहीं की। उसने अपना जीवन बच्चों को समर्पित कर दिया। रोहन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और प्रेस के तकनीकी काम में प्रिया का हाथ बटाने लगा। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब सामाजिक कार्यों में रुचि रखता था। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो ज़रूरतमंदों को मुफ्त ट्यूशन देता था। अंजलि बड़ी होकर एक डॉक्टर बनी और शहर के गरीबों के लिए काम करती थी। एक शाम जब प्रिया प्रेस बंद करके घर लौट रही थी तो उसे लगा कि उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने पिता की आवाज़ सुनी, बेटा, तुमने न सिर्फ मेरी विरासत को बचाया बल्कि तुमने इन बच्चों को भी सही रास्ता दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। उसके चेहरे पर अब सुकून था। धन की विरासत से ज़्यादा उसने अपने पिता के मूल्यों की विरासत को सफलता से आगे बढ़ाया था। प्रिया की मेहनत और त्याग ने श्री मुद्रालय को शहर के सबसे प्रतिष्ठित प्रिंटिंग हाउस में बदल दिया था, लेकिन उसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब वह केवल अपने परिवार या व्यवसाय के बारे में नहीं सोच रही थी बल्कि उस सामाजिक परिवर्तन के बारे में सोच रही थी जो लालच के कारण उसके जीवन में आया था। प्रिया ने अपने पिता श्रीकांत जी की पुण्यतिथि पर एक नई पहल की शुरुआत की। उसने श्री मुद्रालय के मुनाफे का एक हिस्सा लगाकर
सांझी विरासत फाउंडेशन की स्थापना की। उन परिवारों के बच्चों को आर्थिक और भावनात्मक समर्थन देना जिनके माता पिता गंभीर आर्थिक अपराधों जैसे धोखाधड़ी या गबन के कारण जेल में थे। प्रिया जानती थी कि उसके भतीजे भतीजी को समाज के तिरस्कार से बचाना कितना कठिन था। यह फाउंडेशन इन बच्चों को शिक्षा, काउंसलिंग और सही मार्ग दिखाने का काम करता था ताकि वे अपने माता पिता के कर्मों की छाया से बाहर निकल सके। अर्जुन, जो अब सामाजिक कार्यों में सक्रिय था, इस फाउंडेशन का मुख्य संचालक बना। उसके व्यक्तिगत अनुभव ने उसे इस काम के लिए सबसे उपयुक्त बना दिया था। लगभग 15 साल बाद अजय और विजय अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आए। उनकी पत्नियां पहले ही अपनी सजा काट चुकी थी और समाज में गुमनामी का जीवन जी रही थी। जब अजय और विजय घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके छोटे भाई बहन जैसे दिखने वाले उनके बच्चे सफल, ईमानदार और सुखी जीवन जी रहे थे। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। प्रिया ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, केवल शांति और उदासी थी। अंदर आ जाओ, उसने धीरे से कहा। बच्चों ने अपने पिताओं को देखा, लेकिन वे अब अजनबी थे। रोहन, अर्जुन और अंजलि ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन उनके बीच रिश्ते की गर्माहट नहीं थी। दीदी, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। अजय की आवाज़ कांप रही थी। तुमने केवल मुझे नहीं बल्कि पूरे परिवार को दुख दिया। पिताजी की विरासत को बर्बाद करने की कोशिश की, प्रिया ने जवाब दिया, पर पिताजी की मेहनत ने अपनी रक्षा कर ली। प्रिया ने उन्हें बताया कि बच्चों ने किस तरह दादाजी के मूल्यों को अपनाया और सफलता पाई। उसने उन्हें साझी विरासत फाउंडेशन के बारे में बताया, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके जैसे लोगों की गलतियों को सुधारने का प्रयास था। विजय ने नम आंखों से कहा, तुमने हम सब पर सबसे बड़ा एहसान किया। प्रिया, तुमने हमारे बच्चों को नहीं बिगड़ने दिया, तुमने हमें माफ़ कर दिया, भले ही हम खुद को माफ़ नहीं कर सकते। प्रिया ने उन्हें घर में रहने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर। वे प्रेस के कामकाज या बच्चों के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपने बाकी का जीवन सेवा और प्रायश्चित में बिताएंगे। अजय और विजय ने यह शर्त स्वीकार की। उन्होंने फाउंडेशन में छोटे मोटे स्वयं सेवक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अपनी गलतियों की कहानियाँ उन बच्चों को सुनाते थे जो लालच के जाल में फंस सकते थे। प्रिया की कहानी सत्य की जीत से आगे बढ़कर प्रेम, माफ़ी और पुनर्निर्माण की जीत बन गई। उसने दिखा दिया कि विरासत केवल संपत्ति नहीं होती, बल्कि नैतिकता और मानवीय मूल्य होते हैं। प्रिया एक दिन प्रेस में बैठी थी। प्रिंटिंग मशीन की आवाज़ उसे सुकून दे रही थी। उसने महसूस किया कि वह अब केवल अपने पिता की बेटी नहीं है, बल्कि एक संरक्षक है, एक ऐसी महिला जिसने लालच और स्वार्थ पर करुणा और सत्य को विजयी बनाया। प्रिया की कहानी अब शहर की एक किंवदंती बन चुकी थी। वह अब अधेड़ उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और संकल्प में कोई कमी नहीं आई थी। सांझी विरासत फाउंडेशन अब देश के कई राज्यों में फैल चुका था, जिसने हजारों बच्चों के जीवन को एक नई दिशा दी थी। प्रिया के तीनों भतीजे भतीजी रोहन, अर्जुन और अंजलि
अब समाज के स्तंभ बन चुके थे। रोहन व्यवसायी और संरक्षक, उसने श्री मुद्रालय को तकनीकी रूप से इतना विकसित किया कि वह देश की अग्रणी प्रिंटिंग कंपनियों में गिनी जाने लगी। उसने हमेशा सुनिश्चित किया कि व्यवसाय में नैतिकता सर्वोपरि रहे, ठीक वैसे ही जैसे उसने दादाजी ने सिखाया था। अर्जुन सामाजिक कार्यकर्ता, वह फाउंडेशन के माध्यम से नगरपालिका और समाज सुधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। वह अपराधियों के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अथक प्रयास करता रहा। अंजलि, डॉक्टर और मानवीय सेवा, उसने एक ग्रामीण क्षेत्र में अपना क्लिनिक खोला और अक्सर फाउंडेशन के बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती थी। वे तीनों अपनी चाची को अपनी माँ और गुरु मानते थे। अजय और विजय ने वर्षों तक फाउंडेशन में छोटे मोटे काम करके अपनी गलतियों के बोझ को हल्का करने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी खुद को मालिक या पिता के रूप में पेश करने की कोशिश नहीं की। एक दिन प्रिया ने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। उसने अजय और विजय की ओर देखा और कहा, आज इतने सालों बाद मैं कह सकती हूँ कि पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। उसने कागज़ों का एक बंडल उठाया। वह वसीयत और संपत्ति के कागजात थे जो कभी लालच का कारण बने थे। रोहन, अर्जुन, अंजलि, ये संपत्ति कागज़ों पर मेरे नाम है क्योंकि पिताजी ने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन अब ये तुम्हारी हैं, तुम तीनों इसे बांट लो। प्रिया ने कहा। रोहन ने विनम्रता से कहा, चाची, यह सब आपका है, हमने तो इसे सिर्फ आपकी देखभाल में ही जाना है। प्रिया मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैंने अपना फर्ज निभाया। विरासत मेरी थी, लेकिन मूल्य तुम्हारे दादाजी के थे। मुझे अपनी मेहनत की कमाई की चिंता नहीं है। मेरी असली संपत्ति तुम तीनों हो। इसे लो और पिताजी की तरह इसका उपयोग करना, जरूरतमंदों के लिए, लालच के लिए नहीं। फिर वह अजय और विजय की ओर मुड़ी, और आप दोनों को मैंने माफ़ कर दिया है। नफ़रत का बोझ लेकर मैं इतने साल नहीं जी सकती थी। जाइए, बाकी की ज़िंदगी सच्चाई से जिएं। प्रिया ने अंततः अधिकार को कर्तव्य में और लालच को परोपकार में बदल दिया। उसने दिखा दिया कि सच्ची विरासत ना तो घर होती है और ना ही दुकान, बल्कि वह ईमानदारी और प्रेम है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने भतीजे भतीजी और उनके बच्चों से घिरी रही, जिन्हें उसने अपने ही बच्चों की तरह पाला था। जब वह गुजरी तो श्री मुद्रालय के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। वे सिर्फ एक व्यापारी को नहीं, बल्कि सत्य और मानवता की एक महान शिक्षक को विदाई दे रहे थे। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।